हेलो, वेलकम टू ऑल। आपका फिर स्वागत है आपके अपने चैनल के स्टडी 31 में। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्या भारत में शिक्षा का विकास। कल हम लोगों ने 1857 की क्रांति को पढ़ा था। 1857 क्रांति को पढ़ने के बाद आज हम लोग भारत में शिक्षा का विकास पढ़ने वाले हैं। फिर इसके बाद पढ़ेंगे भारत में समाचार पत्रों का विकास। क्या पढ़ेंगे? भारत में समाचार पत्रों का विकास। इसके बाद पढ़ेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस को पढ़ने के बाद गांधी युग पढ़ेंगे, गांधी जी के आंदोलन पढ़ेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। बिना देर किए आज शुरू करते हैं क्या भारत में शिक्षा का विकास। भारत में शिक्षा का विकास शुरू करने से पहले कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, जो डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो क्या होगा पहला क्वेश्चन? 1781 की बात किया जाए तो कलकत्ता में मदरसा खुला था। 1781 में क्या खुला था? कलकत्ता मदरसा। 1781 में कलकत्ता मदरसा खुला था और इसको किसने खुलवाया था? तो वारेन हेस्टिंग ने खुलवाया था। वारेन हेस्टिंग ने खुलवाया था। यहाँ किस प्रकार की शिक्षा दी जा रही थी? अगर शिक्षा की बात करें तो यहाँ फारसी प्लस अरबी भाषा में शिक्षा दी जा रही थी। कब? 1781 में कलकत्ता मदरसा खुला था। किसने खुलवाया था? तो वारेन हेस्टिंग ने खुलवाया था। और यहाँ किस प्रकार की शिक्षा दी जा रही थी? तो फारसी और अरबी भाषा में दी जा रही थी। अगला बात करें अगले क्वेश्चन की तो 1781 में ही बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय खुला। बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय खुला। इसको किसने खुलवाया था? तो जोनाथन डंकन ने खुलवाया था। किसने खुलवाया था? जोनाथन डंकन ने खुलवाया था। 1781 में बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय को किसने खुलवाया? जोनाथन डंकन ने खुलवाया था। यही बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय वर्तमान में किसके नाम से जाना जा रहा है? तो डॉक्टर संपूर्णानंद के नाम से वर्तमान में जाना जा रहा है। डॉक्टर संपूर्णानंद के नाम से वर्तमान में जाना जा रहा है। कौन? बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात किया जाए तो 1781 में नहीं 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई। कब हुई थी? 1784 में हुई थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी। इसको किसने खुलवाया था? तो इसको खुलवाया था सर विलियम जॉन ने खुलवाया था। और यहाँ एशियाटिक सोसाइटी, यहाँ किस प्रकार की शिक्षा दी जा रही थी? तो यहाँ भारतीय संस्कृति प्लस भारतीय इतिहास पर शिक्षा दी जा रही थी। कब? 1784 में। कहाँ दी जा रही थी? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में भारतीय संस्कृति और इतिहास पर बात किया जा रहा था। अगला बात करें तो अगले क्वेश्चन का बात करें तो सन 1800 में। कब? सन 1800 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम की स्थापना हुई थी। किसने करवाई थी? तो लॉर्ड रिचर्ड वेलेजली ने करवाई थी। सन 1800 में सॉरी, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है लिखने में। कलकत्ता में फोर्ट विलियम की स्थापना हुई थी। कब? सन 1800 में। फोर्ट विलियम की स्थापना हुई थी। किसने करवाई थी? तो लॉर्ड रिचर्ड वेलेजली ने करवाई थी। किसने? लॉर्ड रिचर्ड वेलेजली ने करवाई थी। यहाँ क्या होता था? तो इसके पहले देख लेते हैं। सन 1800 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम की स्थापना हुई और इसके बाद यह बंद हो गया। इसके बाद क्या हुआ? यह बंद हो गया। फिर पुनः सन 1802 में पुनः यह क्या हुआ? प्रारंभ हुआ। यहाँ क्या हुआ था? यहाँ क्या होता था? तो यहाँ भारतीय सैनिकों को ट्रेनिंग दिलाया जाता था। क्या होता था? तो भारतीय सैनिक
भारतीय सैनिकों को क्या होता था, ट्रेनिंग दिलाया जाता था, ट्रेनिंग। भारतीय सैनिकों को यहाँ क्या दिलाया जाता था, ट्रेनिंग दिलाया जाता था। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, तो सन 1813 में एक एक्ट पास हुआ था। सन 1813 में एक एक्ट पास हुआ था और इस एक्ट के तहत भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने की बात कही गई थी। कब? सन 1813 में। सन 1813 में एक एक्ट पास हुआ था। इस एक्ट के तहत भारतीय शिक्षा पर अंग्रेज क्या करेंगे, अंग्रेज प्रति वर्ष 1 लाख रुपया क्या करेंगे, खर्च करेंगे। किस पे? भारतीय शिक्षा पर। भारतीय शिक्षा पर अंग्रेज प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करेंगे। कितने क्वेश्चन हुए? 3, 2, 5 क्वेश्चन हुए। ये 5 क्वेश्चन जानते हैं? आईएएस 2018 सॉरी 2018 नहीं 2008 का क्वेश्चन है। आईएएस 2008 का क्वेश्चन है। आईएएस 2008 का आप पेपर उठा के देख लीजिए, सभी क्वेश्चन मिलेंगे। ये सभी क्वेश्चन एक लाइन से मिलेंगे। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। कुछ क्वेश्चन इसमें 2008 के हैं और कुछ क्वेश्चन 2018 के हैं। कब के हैं? 2018 के हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन आपको आईएएस 2008 के मिलेंगे और कुछ 2018 के मिलेंगे। आप पेपर उठाकर देख सकते हैं। 2018 में ये 5 क्वेश्चन आपको लाइन से मिल जाएगा आईएएस 2018 के पेपर में। इसके बाद देखते हैं आगे, भारत में शिक्षा का प्रसार। क्या देखेंगे? भारत में शिक्षा का प्रसार। तो भारत में शिक्षा का प्रसार 2 तरीके से हुआ। भारत में शिक्षा का प्रसार जो हुआ वो 2 तरीके से हुआ। पहले अंग्रेज कह रहे थे कि नहीं, भारतीयों को जो शिक्षा दिया जाएगा वो पाश्च शिक्षा दिया जाएगा, मतलब भारतीयों को उन्हीं के भाषा में शिक्षा दिया जाएगा। लेकिन कुछ लोग इसमें कह रहे थे कि नहीं, जो भारतीय को शिक्षा दिया जाएगा वो पाश्चात्य शिक्षा दिया जाएगा। पाश्चात्य मतलब नई शिक्षा दिया जाएगा, अर्थात अंग्रेजी पद्धति पर शिक्षा दिया जाएगा। तो देख लेते हैं किसने क्या क्या कहा था, किसने कहा था कि भारतीय को किस प्रकार का शिक्षा दिया जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो हम लोग किस पे बात करने वाले हैं? भारत में शिक्षा का प्रसार। भारत में शिक्षा का प्रसार। भारत में शिक्षा का प्रसार 2 तरीके से हुआ। पहला, अगर पहले की बात करें तो पहले जो अंग्रेज कह रहे थे भारत को क्या दिया जाएगा? भारत को प्रत्यक्ष शिक्षा दिया जाएगा। कैसा शिक्षा दिया जाएगा? प्रत्यक्ष शिक्षा दिया जाएगा। लेकिन यह प्रत्यक्ष शिक्षा क्या हुई? असफल रही, सफल नहीं हुई। प्रत्यक्ष शिक्षा सफल नहीं रही, असफल हो गई। क्या हो गई? ये असफल हो गई, सफल नहीं रही। दूसरा क्या था? दूसरा था अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत। अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत यह क्या था? अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत इसमें यह था कि उच्च वर्ग के लोग क्या करेंगे? निम्न वर्ग को शिक्षा देंगे। उच्च वर्ग के लोग निम्न वर्ग को शिक्षा देंगे। क्या? उच्च वर्ग के लोग निम्न वर्ग को शिक्षा देंगे। उच्च वर्ग के लोग निम्न वर्ग को शिक्षा देंगे। अब इसके बाद भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए अब एक कमेटी बनेगी। क्या बनेगी? एक कमेटी बनेगी जिसका क्या नाम होगा? जनरल कमेटी। इस जनरल कमेटी में
इस जनरल कमेटी में 2 समूह कार्य कर रहे थे। कितने समूह कार्य कर रहे थे? 2 समूह कार्य कर रहे थे। 2 समूह थे, 2 समूह थे। या और इस जनरल कमेटी में टोटल कितने लोग थे? तो इसमें कुल 10 लोग थे। कितने लोग थे? कुल 10 लोग थे। कुल 10 लोग थे। अब 2 समूह कौन कौन सा था? 2 समूह क्या क्या चाहता था? तो पहला समूह चाहता था प्राच्य शिक्षा। प्राच्य शिक्षा। पहला समूह क्या चाहता था? प्राच्य शिक्षा अर्थात पुरानी शिक्षा। पुरानी शिक्षा। लोगों का कहना था कि भारतीय को इसमें लोगों का कहना था कि भारतीय को जो शिक्षा दी जाएगी, जो भारतीयों को शिक्षा दी जाएगी, उनको उन्हीं के भाषा में पढ़ाया और समझाया जाएगा। लेकिन कुछ लोग कहते थे कि भारत को जो शिक्षा दी जाएगी वो कैसे शिक्षा दी जाएगी? तो पाश्चात्य शिक्षा दी जाएगी। पाश्चात्य शिक्षा दी जाएगी। पाश्चात्य शिक्षा दी जाएगी अर्थात नई शिक्षा दी जाएगी। किसके आधार पर? अंग्रेजी के आधार पर। तो देख लेते हैं कौन कौन चाहता था कि भारतीयों को पुरानी शिक्षा दी जाए उन्हीं की भाषा में, और कौन कौन चाहता था कि भारतीयों को नई शिक्षा दी जाए अंग्रेजी भाषा में। तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि कौन कौन चाहता था कि भारतीयों को उन्हीं की भाषा में शिक्षा दी जाए। तो पहले देख लेते हैं क्या, H.H. विल्सन। इसके बाद H.T. प्रिंसेप। कौन? H.T. प्रिंसेप। H.T. विल्सन, H.T. प्रिंसेप, लॉर्ड मिंटो, वारेन हेस्टिंग। कौन कौन? लॉर्ड मिंटो, वारेन मिंटो द्वितीय नहीं है, लॉर्ड मिंटो है, मिंटो फर्स्ट है, सेकंड नहीं है। इसके बाद वारेन हेस्टिंग। ये सब चाहते थे कि भारतीयों को जो शिक्षा दी जाए वो पुरानी भाषा में अर्थात इन्हीं की भाषा में शिक्षा दी जाए। और कितने लोग मतलब कौन कौन से चाहते थे कि नहीं, जो भारतीयों को शिक्षा दी जाए वो उनके भाषा में ही मतलब नई भाषा में दी जाए अर्थात अंग्रेजी में दी जाए। तो हेक्टर मुनरो, लॉर्ड विलियम बेंटिंक और लॉर्ड कर्जन। कौन कौन से बोले? हेक्टर मुनरो, लॉर्ड विलियम बेंटिंक और लॉर्ड कर्जन और ईसाई पादरी। कौन? ईसाई पादरी। ये सब चाहते थे कि भारत को जो शिक्षा दी जाए वो मतलब नई भाषा में दी जाए अर्थात अंग्रेजी में दी जाए। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो रब करते हैं इसको और चलते हैं क्या, आगे बढ़ते हैं। भारत में शिक्षा के प्रचार के लिए समय समय पर कई सारे आयोग पास हुए, जो कुछ असफल हुए, कुछ सफल हुए। कुछ आयोग के तहत भारत में कई विद्यालयों की स्थापना हुई। जैसे पहला आयोग आता है क्या, वुड डिस्पैच। ये कब आता है? 1854 में। वुड डिस्पैच कब आया था? तो 1854 में आया था। किसके शासनकाल में आया था? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में आया था। बात करें अगर 1854 की, तो 1854 में भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी था। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में वुड डिस्पैच नाम का शिक्षा आयोग पास हुआ। क्या? वुड डिस्पैच। वुड्स डिस्पैच पास हुआ। वुड डिस्पैच आयोग पास हुआ। अच्छा, इसी को कहीं कहीं घोषणा पत्र के नाम से भी जाना जाता है। क्या? घोषणा पत्र। इसी को कहीं कहीं घोषणा पत्र के नाम से भी जाना जाता है। और इसी को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है।
मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसी को भारतीय शिक्षा क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अच्छा, इस वुड डिस्पैच के तहत भारत में 3 विश्वविद्यालय का क्या हुआ? स्थापना हुआ। यही वुड डिस्पैच था जो सबसे पहले भारतीय शिक्षा पर क्या हुआ था? भारतीय शिक्षा का आयोग बन के आया था। सबसे पहले भारतीय शिक्षा के बढ़ावा के लिए बना था। अच्छा, इसी वुड डिस्पैच के तहत भारत में 3 विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। कितने विश्वविद्यालय की स्थापना हुए? 3 विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। कौन कौन से थे? तो एक था कलकत्ता विश्वविद्यालय, एक था कलकत्ता विश्वविद्यालय। दूसरा क्या था? मद्रास विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय। अगला क्या था? बम्बई विश्वविद्यालय। मुंबई नहीं होगा, बम्बई विश्वविद्यालय, वुड डिस्पैच के तहत 3 विश्वविद्यालय क्या हुए? स्थापना हुए। इसके बाद कौन सा डिस्पैच आएगा? कौन सा आयोग आएगा? हंटर आयोग। कौन सा? हंटर आयोग। एक हंटर आयोग है, समझिएगा। एक हंटर आयोग है, एक हंटर कमेटी है। तो जो हंटर कमेटी है उसका संबंध किससे है? तो उसका संबंध जलियांवाला बाग से, 1919 जलियांवाला बाग अमृतसर से है। और जो हंटर आयोग है इसका संबंध किससे है? तो भारतीय शिक्षा से है। इसका संबंध किससे है? तो भारतीय शिक्षा से है। इसके बाद क्या बना? हंटर आयोग के बाद क्या बना? विश्वविद्यालय अधिनियम। क्या बना? विश्वविद्यालय अधिनियम। विश्वविद्यालय अधिनियम बना। इसमें विश्वविद्यालय अधिनियम ये कब बना? तो ये 1901 में बना। कब बना? 1901 में बना। और 1901 में भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था। कौन था? लॉर्ड कर्जन। वही कर्जन जो बंगाल को 2 भागों में बांट दिया था। कब? 1905 में। 1905 में लॉर्ड कर्जन बंगाल क्या करेगा? 2 भागों में बांट देगा। कर्जन की अपनी एक कहानी है। जब वहां तक पहुंचेंगे तो कर्जन के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं कहाँ 1901 में क्या हुआ था? विश्वविद्यालय अधिनियम पास हुआ था। इस विश्वविद्यालय अधिनियम को से पहले जो भारत में शिक्षा दी जा रही थी वो किसकी दी जा रही थी? विश्वविद्यालय अधिनियम से पहले किसकी शिक्षा दी जा रही थी? तो लॉर्ड मैकाले की शिक्षा दी जा रही थी। कब? विश्वविद्यालय अधिनियम जब पास नहीं हुआ था तो इसके पहले कैसी शिक्षा दी जा रही थी? तो लॉर्ड मैकाले की शिक्षा दी जा रही थी। 1902 में लॉर्ड कर्जन ने एक बैठक करवाया। 1902 में लॉर्ड कर्जन ने एक बैठक करवाया और इसमें एक समझौता करवाया। और इसमें एक समझौता के दौरान लॉर्ड मैकाले को शिक्षा क्या बता दिया? गलत बता दिया। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा को गलत बताते हुए इसकी शिक्षा क्या कर दिया? खत्म कर दिया। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति क्या कर दी? खत्म कर दी। तो किसने खत्म कर दी थी? लॉर्ड कर्जन ने खत्म कर दी थी। और जो ये विश्वविद्यालय अधिनियम का जो बैठक हुआ था इसका अध्यक्ष कौन था? अगर अध्यक्ष की बात करें, जो अध्यक्षता किया था इसका, तो उसका नाम था सर टॉमस रैले। सर टॉमस रैले ने इसकी क्या की थी? अध्यक्षता किया था। इसके बाद क्या पढ़े हमने? विश्वविद्यालय अधिनियम के बाद क्या आएगा? सेंट्रलर आयोग आएगा। क्या आएगा? सेंट्रलर आयोग के तहत बहुत से भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। और जो है कि भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। तो देखते हैं क्या था सेंट्रलर आयोग। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। सेंट्रलर आयोग
सेंट्रल आयोग के तहत भारत में 3, 4, 5 लगभग 5-6 विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी और सबको देखेंगे बारी बारी से। इसी में आपकी बीएचयू की भी स्थापना हुई थी और मैसूर विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो देखते हैं क्या सेंट्रल आयोग। सेंट्रल आयोग, सेंट्रल आयोग, सेंट्रल आयोग क्या था? तो सेंट्रल आयोग इसलिए पास हुआ था, सेंट्रल आयोग इसलिए पास हुआ था जो कलकत्ता विश्वविद्यालय था, उसमें समस्या थी। उस समस्या को समाधान करने के लिए क्या पास हुआ था? सेंट्रल आयोग पास हुआ था। तो सेंट्रल आयोग किस लिए पास हुआ था? कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्या को समाधान करने के लिए कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्या को समाधान करने के लिए क्या पास हुआ था? सेंट्रल आयोग पास हुआ था। अच्छा, यहाँ समस्या क्या थी? समस्या यह थी कि जो कलकत्ता से शिक्षा दी जा रही है उसका रिजल्ट बनेगा कि नहीं। जो कलकत्ता विश्वविद्यालय में शिक्षा दी जा रही है उसका रिजल्ट बनेगा कि नहीं। अगर रिजल्ट बनता है तो उस रिजल्ट के आधार पर नौकरी मिलेगी कि नहीं। समस्या क्या था? तो 2 समस्या था। पहला, रिजल्ट बनेगा कि नहीं, रिजल्ट बनेगा कि नहीं। अगर रिजल्ट बना भी तो उससे नौकरी मिलेगी कि नहीं। क्या नौकरी मिलेगी कि नहीं। अगर रिजल्ट बन भी गया तो उससे नौकरी मिलेगी, अर्थात उस रिजल्ट को मान्यता दिया जाएगा या मान्यता प्राप्त होगा कि नहीं। इसी सेंट्रल आयोग के तहत भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। तो हम आपको एक ट्रिक बताते हैं। क्या बताते हैं? ट्रिक बताते हैं। ट्रिक क्या है? ट्रिक है मैप जाल। एक ट्रिक रट लीजिए। आपको कितने चुटकी बजाते 2, 3, 4, 5 विश्वविद्यालय याद हो जाएंगे, वो भी क्रम से याद होंगे। तो देखते रहिए। क्या हम बताते हैं? मैप से क्या हो जाएगा? मैसूर विश्वविद्यालय, मैसूर विश्वविद्यालय। प से क्या हो जाएगा? पटना विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय। जा से क्या हो जाएगा? जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय। अ से क्या हो जाएगा? अलीगढ़ विश्वविद्यालय, अलीगढ़ विश्वविद्यालय। ल से क्या हो जाएगा? लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय। अगर स्थापना की बात करें तो जिस समय मैसूर विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, उसी समय बीएचयू का भी स्थापना हुआ था। बीएचयू का भी स्थापना हुआ था। बीएचयू का स्थापना मदन मोहन मालवीय जी ने करवाया। और जब इसकी उद्घाटन हुई थी तो उद्घाटन किसने किया था? तो इसका उद्घाटन जब हुआ था तो इसके उद्घाटन के उपलक्ष्य में जो भाषण दिए थे वो गांधी जी दिए थे। तो इसकी स्थापना बीएचयू की या फिर मैसूर विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1916 में। अगर पटना विश्वविद्यालय की बात किया जाए तो पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था। कब हुआ था? तो इसका स्थापना हुआ था 1917 में। जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1918 में। 1918 में। अब आपको 19 छोड़ देना है। क्या करना है? 19 छोड़ देना है। इसकी स्थापना कब होगी? अलीगढ़ विश्वविद्यालय। थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, ध्यान दीजिएगा।
इसके लिए खेद है। अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुआ था 1920 में। कब? 1920 में। अब 1920 के बाद लखनऊ विश्वविद्यालय, इसका स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना आपका हुआ था 1921 में। 1921 में। आई होप आपको ये 5 विश्वविद्यालय समझ में आए होंगे और ट्रिक भी समझ में आया होगा। ये ट्रिक जो है क्रम से है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि बताइए किस विश्वविद्यालय के बाद किसकी स्थापना हुई थी, तो आपको ट्रिक समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा और थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं, छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं। क्या है? छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। एक था हार्डिंग कमेटी, यहाँ लिखते हैं हार्डिंग कमेटी। हार्डिंग कमेटी के बाद क्या था? वर्धा योजना। अगर वर्धा योजना की बात करें, तो वर्धा योजना का संबंध किससे था? तो हरिजनों से। किससे था? हरिजन से। हरिजन अर्थात दलित वर्ग से। दलित वर्ग के लोगों को 6 से 11 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। किसमें? यह बात कही गई थी वर्धा योजना के तहत। हार्डिंग कमेटी क्या था? हार्डिंग कमेटी का संबंध किससे था? तो शिक्षा से था। इसके बाद सर्जेंट योजना। क्या था? सर्जेंट योजना। इसका संबंध किससे था? तो सर्जेंट योजना का भी संबंध शिक्षा से था। लेकिन यह खास करके बच्चों के लिए था, छोटे छोटे बच्चों के लिए था। वर्धा योजना किसके लिए था? तो ये दलितों के लिए था। किसने? 6 से 11 वर्ष तक के लिए। कितने? 6 से 11 वर्ष के लिए निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। इसके बाद रेलवे योजना। क्या था? रेलवे योजना। इसके बाद क्या था? कोठारी योजना। इन सब का संबंध किससे है? तो भारतीय शिक्षा से है। क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से इसमें से किसका संबंध भारतीय शिक्षा से नहीं है? तो इसमें से जो अलग रहेगा उसको हम क्या कर देंगे? टिक कर देंगे और वही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा, एक कोठारी का संबंध किससे है? कोठारी का संबंध कृषि कोठारी का संबंध कृषि से संबंधित कृषि संबंधित शिक्षा दिया जाएगा। किसके तहत? कोठारी योजना के तहत। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। जितना हम भारत में शिक्षा का विकास बता दिए, पूरा यूट्यूब देख लीजिएगा, इतना भारत में शिक्षा का विकास कहीं नहीं मिलेगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगले वीडियो में किसके साथ मिलेंगे? तो हम लोग अगला वीडियो किसके साथ पढ़ेंगे? तो पढ़ेंगे भारत में समाचार पत्रों का विकास। क्या? भारत में समाचार पत्रों का विकास। हम लोगों ने पढ़ा भारत में शिक्षा का विकास। नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा? भारत में समाचार पत्रों का विकास। तो बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।